टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका नीट बायोलॉजी सीरीज़ में। हमने इससे पहले क्या किया है, 11th का 1 से लेके 8 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर दिया है और 12th का 1 से लेके 7 चैप्टर तक कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखो। हैंड रिटन नोट्स ऐसे ही हैं, ठीक है। टॉपिक के नीचे MCQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए डायरेक्ट रखे गए हैं, तो आपको समझ आ सके आपको टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द बायोमोलिक्यूल्स, जो कि 9 चैप्टर है 11th क्लास का, ठीक है। ये नीट के लिए है या 12th के हो तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहला चीज़ क्या है कि एनसीईआरटी में जो डायग्रामेटिक फार्मूला है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज है ना, इन सबको आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। पॉलीसैकेराइड का दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस से रिलेटेड कोई कंपाउंड बना है, उसको देखना है आपको, ठीक है। तो लिपिड्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, उनको देखना है आपको। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बायोमोलिक्यूल सबसे पहले होता क्या है ये जान लेते हैं। तो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, एमिनो एसिड, एंजाइम, डीएनए, आरएनए, सेल्यूलोज, फैटी एसिड एंड कार्बन बॉन्ड एक्सेट्रा, ठीक। तो बायोमोलिक्यूल के दो टाइप्स होते हैं, एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रो वाले से थोड़ा सा छोटा होता है और बायो मैक्रो वाला थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 1000 डेल्टॉन तक होता है, ठीक है। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल दिस आर द मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली स्मॉलर देन बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो लो। उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1000 डेल्टॉन होता है, लेस होता है उससे, ठीक है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल बड़ा होता है, मॉलिक्यूलर वेट उसका मोर देन 1000 डेल्टॉन होता है। सेकंड पॉइंट, दे आर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, सेल कंपोनेंट एसिड में सॉल्युबल होता है। देखो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का मतलब, देखो ये जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जिससे बना है, इसका सेल जिससे बना हुआ है ना, उसका कंपोनेंट्स है ना, सेल का कंपोनेंट्स जो है एसिड में सॉल्युबल होगा। क्लियर है। यानी कि सपोज करो एक बिल्डिंग बनी है ईंटों से, तो ये ईंट क्या है, बिल्डिंग का कंपोनेंट है, तो ये सॉल्युबल होगा पानी में, ठीक है। ऐसी टाइप से एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन क्या होता है, सेल का कंपोनेंट जो है जिससे सेल बना हुआ है ना, वो एसिड में सॉल्युबल होगा, ठीक, घुल जाएगा एसिड में, ठीक। और सेकंड पॉइंट इसका क्या है, दे आर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी कि सेल के कंपोनेंट्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स जो है वो सॉल्युबल नहीं होंगे एसिड में या फिर वाटर में, बोला है ना, वाटर में। चलो वाटर में देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे वाटर लिख गया गलती से, यहाँ पे आप एसिड लिख लेना, ठीक है। एसिड में सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है जी, क्लियर है। तो एग्जांपल माइक्रोमोलिक्यूल्स का देख लेते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, एमिनो एसिड्स, एंजाइम, शुगर, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स है। देखो माइक्रो क्यों बोला मैं, प्रोटीन जानते हो मैक्रो होता है, प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है और एमिनो एसिड से पेप्टॉन्स बनता है। सबसे स्मॉल यूनिट पेप्टॉन्स या पेप्टाइड्स होती हैं। तो एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन से बन रहा है, प्रोटीन का छोटा मॉलिक्यूल है, यानी कि ये कंपोनेंट है किसका, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, है ना, क्योंकि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा आगे जाके, टेंशन मत लो, ठीक है। अमीनो एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो बस एग्जांपल जान लो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, एमिनो एसिड, एंजाइम, शुगर, ये सब एग्जांपल है माइक्रो मॉलिक्यूल्स के। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स, ये चार ही मेनली मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। अब सेल कंपोनेंट क्या होता है उसको जान लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि सेल कंपोनेंट जो होता है वो सॉल्युबल नहीं होता एसिड में, और यहाँ पे सॉल्युबल होता है, यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होता मैक्रो में, ठीक है। तो सेल कंपोनेंट क्या है, जिससे सेल बना हुआ है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, सेल के कंपोनेंट है। इसलिए शायद गलती से ना यहाँ पे वाटर लिख गया होगा, क्योंकि वाटर तो सेल का कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि सॉल्युबल होगा, मतलब नहीं सॉल्युबल होगा किसमें, एसिड में, मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंडर में, ठीक है जी। अब हम डिटेल में अमीनो एसिड को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड्स को भी तो पढ़ना है, ठीक है। तो अमीनो एसिड को आराम से पढ़ते हैं, बहुत ही सारे नीट के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहो, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ अमीनो एसिड से मतलब क्या है, पहला तो ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब आगे थोड़ा और डीपली जान लेते हैं कि ये होता क्या। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप and acidic group as a substituents on the same carbon
दैट इज़ अल्फा कार्बन। यानी कि एमिनो एसिड क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एमिनो ग्रुप NH2 एंड COOH ग्रुप, ये दोनों एक ही कार्बन में, जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पर लटका होता है एज अ सब्सटीट्यूएंट्स, इसीलिए हम इन अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। अब जो मैंने बोला उसको हम केमिकल फार्मूला से या कॉमन फार्मूला से समझते हैं। किसी भी अमीनो एसिड का एक कॉमन फार्मूला होता है, ये C होता है, NH2 है ना, COOH एक H, ठीक है, और यहाँ पे एक R क्या होता है, मैथिल ग्रुप या कुछ भी हो सकता है। R क्या होता है, मे बी H हाइड्रोजन या कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH, कुछ भी हो सकता है। और इस ग्रुप के लगने से अलग अलग इसके नाम बनते हैं। सबसे पहले तो कॉमन फार्मूला अगर पूछे है ना, किसका, किसी भी अमीनो एसिड का कॉमन फार्मूला क्या है, किसी भी अमीनो एसिड का कॉमन फार्मूला क्या है पूछेगा, ठीक है, तो आपको ये बताना है। यहाँ पे ये R, ठीक है, ये एक कॉमन फार्मूला जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब यहाँ पे R ग्रुप लगने से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि R को आप मैथिल ग्रुप मत मानना, ठीक है, R मतलब कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, यह हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, समझ रहे हो ये सारी चीज़ें। तो सपोज करो R में है ना, यहाँ पे H लग गया, ठीक है, तो बन गया क्या फॉर्मूला, तो यहाँ पे बना फॉर्मूला COOH, C NH2H और एक और H, ठीक है। तो ये जो H की वजह से ना, ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बन गया, यानी कि सबसे सिंपल अमीनो एसिड, यानी नाम ही है इसका सिंपल अमीनो एसिड, जिसको बोलते हैं ग्लाइसिन। अगर नीट में क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल अमीनो एसिड, तो आपको ग्लाइसिन को टिक करना है। फॉर्मूला पूछ दिया ग्लाइसिन का, तो ये बनाना है, क्लियर है, ठीक। अगर यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जुड़ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, कार्बोक्सिल नहीं बोलेंगे, एल्किल ग्रुप जुड़ गया ना, CH3 जुड़ गया, मीथेन जुड़ गया, तो ये क्या बन जाएगा, एलेनीन। क्या बन जाएगा, एलेनीन। याद रखना, CH3 जुड़ गया तो एलेनीन। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी कि CH2OH जुड़ जाएगा इस R ग्रुप की जगह, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सेरीन बनेगा, ठीक है, सेरीन बनेगा। याद रखना, ये सारी चीज़ें नीट में आती हैं, ठीक है। अगर पूछ देगा कि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ग्लाइसिन है, ठीक है, एक CH3 जुड़ गया तो एलेनिन बन जाएगा, है ना, और एक हाइड्रोक्सिल पार्ट जुड़ गया तो सेरीन होगा। सीधा पूछता है, इस डायग्राम को दे देगा, इस फॉर्मूले को दे देगा, बोलेगा इस अमीनो एसिड का नाम बताइए। क्लियर है, एकदम सिंपल है। ये तीन चीज़ें ही याद रखनी है और ज़्यादा याद बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो नोट लिखा है मैंने कि नोट क्या आता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो नोट जब भी लिखता हूँ बहुत ध्यान से सुना करो, ठीक है। तो नोट में देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी अमीनो एसिड की, तो सबसे पहला एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड, तीन टाइप का होता है। तो एसिडिक अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड आता है सबसे फेमस। बेसिक अमीनो एसिड में लाइसिन जो होता है वो होता है। तीसरा जो है न्यूट्रल अमीनो एसिड, किसको बोलते हैं, वलीन होता है। ये एनसीईआरटी का एज इट इज़ चीज़ है, ऐसे ही दिया हुआ है और यही नीट में आया था, ठीक है। बता देता हूँ आपको, ये जो है ना लाइसिन, बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, ये नीट 2020 में आया था। न्यूट्रल अमीनो एसिड या एसिडिक अमीनो एसिड, ये सब 2022 में भी आया है और 2020 में भी आया है, ठीक। सबसे मैक्सिमम टाइम्स तो ये पूछता है यार, बेसिक अमीनो एसिड बता दो, लाइसिन है, न्यूट्रल अमीनो एसिड वलीन है। क्लियर है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछता है नीट वाला भी, एकदम सिंपल पूछता है, बट आपको ये बताने वाला चाहिए, है ना, और आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है, इतना समझ आया। एसिडिक अमीनो एसिड कौन है, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड कौन है, लाइसिन है। और न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन है, वलीन है। बेसिक वाला लाइसिन है, इससे क्वेश्चन आया था, याद रखना। सेकेंड, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ये केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ अमीनो एसिड की। तो एक एरोमेटिक अमीनो एसिड देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड मतलब बेंजीन ग्रुप जुड़ा होता है उसमें, ठीक है, जिसमें बेंजीन ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड मतलब बेंजीन ग्रुप जुड़ा उससे, और वो कौन कौन से अमीनो एसिड है, टायरोसिन, फेनाइललाइन एंड ट्रिप्टोफन। ये तीन अमीनो एसिड जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड है, टायरोसिन, फेनाइललाइन एंड ट्रिप्टोफन, जिससे बेंजीन ग्रुप अटैच है। डायग्राम भी दिखा दूंगा कभी कभी, फॉर्मूला अगर मौका मिला तो हम बता देंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ज्विटरनोइक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, जो कि नीट में एक बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको बता देता हूँ। ज्विटरनोइक आयन मतलब होता है दो आयन एक साथ प्रेजेंट होना, ठीक है। तो आयनाइजेबल होता है अमीनो एसिड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको आयंस दिख रहे हैं, टूट के हाइड्रोजन को डोनेट करके एक्सेप्ट करके आयंस को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैंने बताया था एक सिंपल फॉर्मूला CH, ठीक है, COOH और यहाँ पे NH3, ये होता है CH, मतलब ये यहाँ पे H आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे C के ऊपर यानी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस लग गया, और नाइट्रोजन है ना, अमोनिया NH3 H प्लस को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे एक प्लस लग गया, ठीक है जी। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, ज्विटरनोइक फॉर्म बन गया, यानी कि एक ही कंपाउंड में दो
आयंस लग जाएंगे तो इसे ज्यूटेरनोइक फॉर्म कहते हैं। तो नीट में पूछा जाएगा कि अमीनो एसिड का ज्यूटेरनोइक फॉर्म इनमें से कौन सा है, तो कुछ कुछ बना के दे देगा, NH2 प्लस दे देगा, ठीक है, NH4 प्लस दे देगा, है ना, यहाँ पे COOH माइनस दे देगा, ठीक है, बहुत बिगाड़ बिगाड़ के देगा। लेकिन आपको ये स्टेटमेंट ना, ये फॉर्मूला IMP है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। एज इट इज़ पटक के देगा, कन्फर्म बता रहा हूँ, ऐसे ही देता है, ठीक है। बिकॉज अमीनो एसिड इज आयनाइजेबल नेचर, आयनाइजेबल है क्योंकि इसका हाइड्रोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है, ठीक है, तो एक्सेप्ट और डोनेट का काउंट तो चलेगा इसके पास, ठीक है, इसीलिए ये ज्यूटेरनोइक फॉर्म बना चुका है या बना सकता है, ठीक है। अब आगे हम लिपिड्स पढ़ेंगे। लिपिड्स क्या था, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता था, ठीक है जी। माइक्रोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स भी आते हैं, लेकिन एंजाइम्स एक अलग ही टॉपिक है, सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है इसको, तो लास्ट में ही बताऊंगा। अब हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला मैक्रोमोलिक्यूल है लिपिड, क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी को पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है जी। तो पहला इसका स्टेटमेंट या फिर नोट है, पहला चीज़ लिपिड में वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, एंड दे कैन बी सिंपली, दे आर सिंपल फैटी एसिड, दे कैन बी सिंपल फैटी एसिड, यानी कि जो फैटी एसिड है वो भी लिपिड ही होता है, ठीक है, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं टर्म्स में। तो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए, और सिंपल ये फैटी एसिड बोला जाता है लिपिड को। सेकेंड पॉइंट, 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि लिपिड को मैं फैटी एसिड बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वही कहा जाता है इसको, ठीक, ये आगे जाके बनाता है, ठीक। तो लिपिड को फैटी एसिड कहा जाता है। तो फैटी एसिड 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड या लिपिड, अनसैचुरेटेड लिपिड या फिर फैटी एसिड, ओके। तो सैचुरेटेड, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड, क्लियर है, एकदम सिंपल है, एस एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। इसका एग्जाम्पल आता है, भाई याद रखना, ठीक है, कितना वाला है ऐसा, मतलब कि 16 कार्बन्स है तो पाल्मिटिक एसिड है, 18 कार्बन है तो स्टीरिक एसिड। ऐसे नीट में क्वेश्चन पूछ दिया था, 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम बताइए, तो वो पाल्मिटिक एसिड। 18 कार्बन का स्टीरिक एसिड होता है, कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही पूछता है कि सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो है ना फैटी एसिड, उसका एग्जाम्पल आता है मेनली नीट में, ठीक है। तो एक पाल्मिटिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि 16 कार्बन का होता है, एक स्टीरिक एसिड होता है जो कि 18 कार्बन का होता है। ऐसे ही नीट में क्वेश्चन पूछता है। अनसैचुरेटेड का क्या है, एरिकिडोनिक एसिड या फिर एरिकडोनिक एसिड, जो भी आपको बोलना है, आपका टर्म है ना। मैं बोलता हूँ एरिकडोनिक एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 20 कार्बन का फैटी एसिड होता है। तीसरा पॉइंट क्या, सिंपल लिपिड क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। प्रोपेन 1 2 3, ठीक है, हाइड्रोक्सी OH OH OH, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं, जो कि सिंपल लिपिड कहलाता है, क्लियर है। चौथा पॉइंट, फैटी एसिड्स आर एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल टू प्रोड्यूस मोनो डाई एंड ट्राई ग्लिसराइड्स, ठीक है। तो जो फैटी एसिड है ना, जो फैटी एसिड है वो ग्लिसरॉल के साथ मिलके क्या बनाता है, ग्लिसराइड्स बनाता है ना, ग्लिसराइड्स बनाता है, यानी कि एक ग्लिसराइड को अगर तोड़ें तो 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल निकलेगा, जो कि सिंपल लिपिड है, क्लियर, सिंपल सी बात है। एक ग्लिसरॉल है ना, ये एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के साथ मिलके एक ग्लिसराइड का फॉर्मेशन करता है। उसी ग्लिसराइड को हम डिसॉल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि फैटी एसिड्स आर एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल टू प्रोड्यूस मोनो डाई या ट्राई ग्लिसराइड्स का प्रोड्यूस करता है, क्लियर। पांचवा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला ही पूछ दिया ना भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिंगली ऑयल जो भी बोलना है, हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हैज़ रिमेन एज ऑयल इन विंटर। देखिए कोकोनट ऑयल जो है जम जाता है ठंड में, ठीक है, लेकिन जिंगली ऑयल नहीं जमता, ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, क्लियर। छठा पॉइंट, लेसिथिन, ये नीट का क्वेश्चन है, कई बार आया है नीट में, 2020 में आया था, 2021 में भी आया था, ठीक। तो लेसिथिन क्या है, इज अ फॉस्फोलिपिड फाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नीट का क्वेश्चन है, एज इट इज़ रट्टा मार लो और यहाँ से कोई और चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज़ ही क्वेश्चन आएगा नीट में और बोल देगा कि बताओ ये सही है या नहीं, ठीक है। तो लेसिथिन क्या होता है, एक फॉस्फोलिपिड होता है, लिपिड बता चुका हूँ। अब लिपिड में फॉस्फोरस जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो उसे बोलेंगे फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो लिपिड क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
लिपिड मैंने इतना सिर्फ बता दिया, ग्लिसरॉल बता दिया, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो, PO4-2 जोड़ दो तो ये बन जाएगा फॉस्फोलिपिड, और यही क्या कहलाता है, लिपिड कहलाता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। क्लियर है, ये नीट का क्वेश्चन है जो कि नीट में आया है। ठीक है जी, अब आगे देखो RNA और DNA देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो भाई हमने बताया था न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, तो लिपिड्स मैंने पढ़ा दिया है। क्लियर है, लिपिड्स यहाँ पे खत्म होता है। हम न्यूक्लिक एसिड्स बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जानना होगा। तो एक ब्रीफ में DNA और RNA जो बेसिक यूनिट्स है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स है, इनको हम थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको जो नीट में यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ना वो क्लियर हो सके। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ है लेकिन नीट में NCERT में भी दिया हुआ है तो हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, लिपिड के बाद ये तो सीक्वेंस में तोड़ नहीं सकता इसका। ठीक है, तो DNA एंड RNA बेसिक्स देख लेते हैं कि ये होते क्या है। पहला, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म हेट्रोलाइटिक रिंग्स लाइक नाइट्रोजन बेसिस। सबसे पहले चीज़ बता दूं कि ये जो DNA RNA बेसिक्स है ना, इसको डिटेल में और ज़्यादा हमने कहाँ पे पढ़ा है, 6th चैप्टर 12th का, आप जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपको पता चल जाएंगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म हेट्रोलाइटिक रिंग्स लाइक नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस की तरह कई जो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो कि हेट्रोलाइटिक रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, हेट्रोलाइटिक रिंग्स बनाते हैं, उनमें से है नाइट्रोजन बेसिस कुछ। ठीक है, अब नाइट्रोजन बेसिस दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पायरिमाइडिन होता है। दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा ऑलवेज पेयर विद द दुल्हन। ओके, सो प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद द पायरिमाइडिन। ठीक है, प्यूरिन में कौन है, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमाइडिन में कौन है, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अगर आपने 6th चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये टर्म्स क्या होते हैं। थायमिन पाया जाता है DNA में, यूरेसिल पाया जाता है RNA में। लिखा है मैंने, DNA में पाया जाता है थायमिन और यूरेसिल RNA में पाया जाएगा, थायमिन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद द पायरिमाइडिन। प्यूरिन हमेशा पायरिमाइडिन, दूल्हा ऑलवेज पेयर विद द दुल्हन डबल बॉन्ड के साथ। A ऑलवेज पेयर विद द T विद डबल बॉन्ड। G ऑलवेज पेयर विद द 3 बॉन्ड्स विद साइटोसिन। ठीक है, यानी कि A और T के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। यही चीज़ क्वेश्चन पूछ दिया था नीट में भाई, हल्के में मत लेना कोई टॉपिक को, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके बीच, ये भी पूछ दिया था। कुछ लोग सल्फर बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड लगा के आए थे, जबकि वो ह्यूमिलिन में होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है यहाँ पे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। RNA में क्या होता है, DNA में ऐसा होता है, RNA में A की जगह T की जगह U आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट, इफ नाइट्रोजन बेसिस अटैच टू शुगर। न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताता हूँ, न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। अगर नाइट्रोजन बेसिस है ना, अगर नाइट्रोजन बेसिस जो है ना, प्यूरिन, पायरिमाइडिन सब नाइट्रोजन बेसिस जो है अटैच होता है शुगर, पेंटोस शुगर के साथ, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक, तो नाम पूछता है एडेनिन प्लस शुगर, पेंटोस शुगर इज इक्वल टू एडेनोसिन। ठीक है, तो ग्वानिन प्लस शुगर इज इक्वल टू ग्वानोसिन, है ना। थायमिन प्लस शुगर इज इक्वल टू थायमाइडिन, है ना। यूरेसिल प्लस शुगर यूराइडिन, साइटोसिन प्लस शुगर साइटाइडिन। ये सारे INE है ना, एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थायमाइडिन, यूराइडिन, साइटोसिन, साइटोसिन तो बेस है, साइटाइडिन, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, नीट में क्या पूछा है, यही से क्वेश्चन है। अब बताऊंगा आगे आपको क्वेश्चन कैसे आता है। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब न्यूक्लियोटाइड देख लेते क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तब इसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्लियर है, तो एडेनोसिन यानी कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू एडेनाइलिक एसिड। सीधा सा है, आइलिक एसिड दिख दिया ना तो आपको न्यूक्लियोटाइड लिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हुआ एडेनाइलिक, ग्वानाइलिक, थायमाइडाइलिक, यूराडाइलिक एंड साइटाडाइलिक एसिड नाम है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड तो आप क्लियरली बता सकते हो। पांचवा पॉइंट, DNA एंड RNA, DNA स्टोरिंग है ना इन्फॉर्मेशन मोस्टली, और RNA ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन मोस्टली। बोथ फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल, दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करते हैं। छठा पॉइंट, एडेनिन के पास 4 नाइट्रोजन बॉन्ड्स होते हैं अपने स्ट्रक्चर में, और यूरेसिल के पास 2 फ्री नाइट्रोजन्स होते हैं। आप डायग्राम देख सकते हो, NCERT में दिया हुआ है, मैं नहीं बनवाऊंगा लेकिन आपको याद रखना है। तो एडेनिन जो कि बेस है ना, प्यूरिन है, उसके पास 4 फ्री नाइट्रोजन होते हैं। यूरेसिल जो कि पायरिमाइडिन है, बेस है, उसके पास 2 फ्री नाइट्रोजन होते हैं। नीट का क्वेश्चन यहाँ से आया था एडेनिन से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पायरिमाइडिन। इनमें से कौन सा पायरिमाइडिन नहीं है। तो प्यूरिन क्या है, प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमाइडिन यूरेसिल, थायमाइडिन एंड
हाँ थायमीन, थायमीन, यूरेसिल, थायमीन और कौन सा था, ए के साथ टी, जी के साथ सी, साइटोसिन, ठीक है, ये पायरिमिडीन थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पायरिमिडीन, मतलब हमें प्यूरिन को ढूंढना है। प्यूरिन इनमें से कौन सा होगा, एडेनिन होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, शिट यार गलत हो गया, सॉरी, ये पेन का दिक्कत है यार थोड़ा सा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड, देखो साइड देखना है, टाइड नहीं देखना, साइड देखना है, ठीक है। यूराइडिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमीन, ये सब क्या है, बेस है। लेकिन यूराइडीन क्या है, यूराइडीन क्या है, बेस। ये बेस प्लस शुगर यानी कि न्यूक्लियोसाइड है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड आपको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटाबोलाइट्स देखेंगे इसके बाद, ठीक है। देखो जी, हमने नॉर्मल चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है, डीएनए और आरएनए के बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाबोलाइट्स के बारे में जानेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स जिसे बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको पढ़ेंगे और चैप्टर को आगे एक्सटेंड करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, समझ नहीं आता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, एवरी ईयर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैक्सिमम 5 भी आ सकते हैं अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो, ठीक है। लेकिन आएगा ज़रूर भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।